गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे एमपीएससी 001 की इकाई जो है 6 उसके बारे में, जो कि है भारत की विदेश नीति और सिंह अवलोकन। सो हमारा मोटो रहेगा कि हम आपको जो ये यूनिट है वो सरल भाषा में समझाएं ताकि आपकी जो समझ है वो विकसित हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा लिखें और आपको जो मार्क्स है वो अच्छे मिले। सो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो रूपरेखा है इस इकाई की वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे, फिर निर्णयात्मक वर्षों में नेहरू के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति के बारे में बात करेंगे, गुट निरपेक्षता में झुकाव के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पता ही आपको, जो भारत की विदेश नीति थी, यानी कि नेहरू के कार्यकाल के टाइम में जब भारत आज़ाद हुआ था तो नेहरू ने गुट निरपेक्षता की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था। भारत चीन सीमा विवाद युद्ध जो 1962 में हुआ था, फिर उसके बाद नेहरू के बाद विदेश नीति और श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल के बारे में हम बात करेंगे, और जो भारत सोवियत शांति मैत्री संधि जो 1971 में हुई थी, फिर शिमला समझौता 1972 में हुआ था, और 1974 का परमाणु प्रशिक्षण के बारे में हम बात करेंगे, और जो श्रीमती इंदिरा गांधी का दूसरे कार्यकाल था जो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे राजीव गांधी और श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के बारे में, फिर नरसिंह राव के बारे में जो उसका कार्यकाल था 91 से 96 का, और भारत अमेरिका संबंध के बारे में बात करेंगे, विदेश नीति विकास और एनडीए सरकार परमाणु हथियार संबंध सुधारने के प्रयास के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना की बात करते हैं। जैसे कि हमने अभी तक नीति कैसे निर्माण करते हैं, सामाजिक राजनीतिक स्तर पर नीति को आकार प्रदान करने के बारे में, कैसे आकार प्रदान करना है, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर नीति को कैसे आकार दिया जाता है, कैसे जो सामाजिक और राजनीतिक दल है वो कैसे इसको प्रभावित करते हैं, वो सब चीज़ें हमने इसकी मतलब जो यूनिट 5 थी उसमें सभी चीज़ें हमने पढ़ ली है। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि जो भारत के प्रधानमंत्री थे यानी कि श्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो गुट निरपेक्षता की नीति में विश्वास रखते थे, और कैसे मतलब ये नीति बाद में चल करके इसमें जो उतार चढ़ाव आए थे उसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्णयात्मक वर्षों में नेहरू के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो भारत था वो पहले ब्रिटिश उपनिवेश शासन के अधीन था, यानी कि उस समय ब्रिटिश सरकार चलती थी, ब्रिटिश का शासन था भारत के ऊपर। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जो भारत है वो ब्रिटिश उपनिवेश से यानी कि ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था, और नव स्वतंत्र भारत जो था हमारा उस समय विश्व के मामलों में कूद पड़ा जब दो महान शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का बाह्य वातावरण था तथा दोनों महाशक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध में विजित पक्ष की ओर थी। जैसे कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों जो देश थे ये दोनों मतलब विजेता पक्ष की तरफ थे, मतलब विजित जो हुए थे उनमें थे। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता से पहले ही सितंबर 1946 में नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार नियुक्त कर दी गई थी, यानी कि 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दुविधा में थे उस समय, क्योंकि पश्चिम में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से मार्क्सवादी विचारधारा की ओर आकृष्ट थे। लेकिन किसी भी एक गुट के साथ मिल जाने का अर्थ था हाल ही में विजित आज़ादी को खो देना, यानी कि अगर वो या तो सोवियत के साथ मिलता तो भी वो आज़ादी को खो देता, और अगर वो मतलब अमेरिका के साथ मिलता तो जो उसको मतलब हाल ही में यानी कि उस समय 1947 में जो आज़ादी मिली है उसको खो देता वो, क्योंकि फिर उससे वो किसी न किसी शक्ति के साथ समझौता करता, फिर उनके अधीन उसको रहना पड़ता। तो भारत के निर्णय लेने की स्वतंत्रता को खो देने वाला छोटा सा भी प्रस्ताव उसे स्वीकार नहीं था। तो वो नहीं चाहता था कि कोई भी प्रस्ताव ऐसा हो जिससे कि भारत की जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, यानी कि अगर वो सोवियत की तरफ जाता है तो सोवियत संघ फिर उसके बारे में सब निर्णय लेता, तो उसकी जो संप्रभुता है वो खत्म हो जाती। और ये सब चीज़ें क्या है नेहरू जी को पसंद नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने इन दोनों शक्ति गुटों से भारत को दूर रखने का स्वतंत्र विदेशी नीति का अनुसरण करने का निर्णय लिया। यह नीति गुट निरपेक्ष नीति कहलाई, और नई दिल्ली में 7 सितंबर 1946 में किए गए एक प्रसारण में नेहरू ने नीति की आधारभूत रूपरेखा निर्मित की, जिसमें उन्होंने विदेशी नीति के कुछ लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस समय तक आज़ादी की घोषणा नहीं हुई थी, जैसे कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन यह जो प्रसारण था वो 7 सितंबर 1946 को हुआ था, तब तक देश हमारा आज़ाद नहीं था। उनके लक्ष्यों में जो उनके लक्ष्य थे उनमें उन्होंने किन किन चीज़ों को शामिल किया था वो थे उपनिवेशवाद और जातिवाद को समाप्त करना।
यानी कि उपनिवेशवाद जो हम ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन थे और जातिवाद जो भारत में बुरी तरह से फैला हुआ था उसको समाप्त करना था, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ही उनका मतलब उनका मोटो था कि सबको साथ लेकर चलना, जातिवाद समाप्त करना, उपनिवेशवाद को समाप्त करना और शक्ति गुटों से आज़ादी, जो शक्ति गुट उस समय हुआ करते थे उनसे आज़ादी, और चीन और एशियाई पड़ोसी राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, यानी कि जो एशियाई देश उस समय लगते थे हमारे से, उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, यानी कि मित्रतापूर्वक संबंध और गहरे संबंध उनके साथ स्थापित करना। नेहरू के शब्दों में, हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी नीति के साथ एक मुक्त राष्ट्र के रूप में पूरी तरह से भाग लेने में दिलचस्प है, न कि हमें अन्य राष्ट्र के अनुगामी मात्र के रूप में। हमारी विशेष रूप से औपनिवेशिक और आज़ाद देशों और लोगों के उदार मुक्ति और सभी प्रजातियों के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में समान अवसरों को मान्यता देने में दिलचस्पी है। इस प्रकार किसी भी सैनिक गुट के साथ गुट निरपेक्षता नेहरू की उस दुविधा का उत्तर था जिसका सामना स्वयं नेहरू और राष्ट्र ने किया। नेहरू की ओर से गुट निरपेक्षता एक बौद्धिक तख्ता पलट राज्य परिवर्तन था। एक तरह से यह इतिहास से प्राप्त सीख थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने 1796 में अपने कार्यालय में अपने कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते समय अपने देशवासियों से कहा था, विदेशी विश्व के किसी भी भाग के साथ स्थायी गठबंधन से बचकर रहना हमारी वास्तविक नीति है। मतलब जो उस समय जॉर्ज वॉशिंगटन थे, यानी कि 1796 में, तो उसने ऐसा मतलब अपने देशवासियों को कहा था कि विदेशी विश्व के किसी भी भाग से आपको स्थायी गठबंधन नहीं करना है, और उनकी यही जो रियल पॉलिसी थी यही थी। इसके बजाय वह इस तथ्य के पक्षधर थे कि नया गणराज्य सभी राष्ट्रों के प्रति यथोचित और मित्रतापूर्ण भावनाएं को बनाए। प्रारंभिक स्तर पर नेहरू का गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय किसी भी सैनिक गठबंधन के साथ बांधना नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा सैनिक संधियां की गई। अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो था, नाटो को बढ़ावा दिया, और इसके जवाब में सोवियत संघ ने वारसा समझौता किया, यानी कि विश्व स्तर पर सैनिक समझौते इन दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम थे। इन दोनों महाशक्तियों ने एशिया और अफ्रीका में नव स्वतंत्र राष्ट्रों को आकृष्ट करने के लिए क्षेत्रीय गठबंधन को बढ़ावा दिया। दूसरे गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय है विश्व की राजनीति में तटस्थता नहीं था, यानी कि तटस्थता अपना जो अर्थ अथवा महत्व रखती है वह युद्ध के समय वास्तव में संगत है। लेकिन गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक सोच यानी कि विचारधारा है। इसका अभिप्राय है कि भारत ने अपने हितों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की आज़ादी को बनाए रखा। संकट में किसी एक राष्ट्र का समर्थन करने के लिए कोई भी पूर्व प्रतिबद्धता नहीं थी। इस प्रकार 1950 के दशक में अमेरिका ने भारत के पड़ोसी राज्यों के दक्षिण पूर्व एशिया संधि, यानी कि सीएटो, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को केंद्रीय संधि संगठन सेंटो, यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया। ये दोनों संगठन सोवियत संघ से आने वाले साम्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए दिखावे के लिए बने थे। लेकिन भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन संधि संगठनों को इसलिए सदस्य बना ताकि वह भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए अमेरिका से सैनिक सहायता प्राप्त कर सके। इन संधियों में पाकिस्तान की सदस्यता से शीत युद्ध भारत के द्वार पर आ गया और इससे भारत एवं पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया। सैनिक संधियों की सदस्यता के कारण अमेरिकी शस्त्र और समर्थन से भारत अमेरिका के संबंध भी पेचीदा हो गए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद यानी कि एससी में कश्मीर मुद्दे पर उठाए गए प्रश्न से बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ गया। पंडित नेहरू को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनकी न्याय भावना पर बहुत अधिक भरोसा था। इस तरह नेहरू ही थे जो 1948 में जम्मू और कश्मीर के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा छेड़ी गई लड़ाई से उत्पन्न संकट को सुरक्षा परिषद में ले गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कश्मीर एक ऐसा विषय बन जाएगा जिसे शीत युद्ध के दायरे में देखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध समाप्ति का आदेश दिया और पाकिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने को कहा। तभी प्रधानमंत्री ने जनमत कराने का आश्वासन दिया और ताकि यह फैसला लिया जा सके कि कश्मीरी भारत में
रहने के इच्छुक है या पाकिस्तान जाने की इच्छा रखते हैं। इससे संयुक्त राष्ट्र की संघ निष्पक्षता के प्रति नेहरू का यह विश्वास सामने आ गया था, लेकिन व्यवहारिक रूप से मुद्दा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विश्वव्यापी शीत युद्ध में उलझ गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच यह मुद्दा शीत युद्ध प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा बन गया। यह पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने सैनिक संधि के सहारे समय समय पर कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाना शुरू कर दिया। तो जैसे कि आपको पता ही है, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने जो सैनिक संधि के सहारे समय समय पर जो कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाना शुरू कर दिया था। सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को आक्रामक घोषित करने और हमले न करने के लिए कहने की बजाय भारत पर राजनीतिक रूप से दबाव डालने के लिए इस मुद्दे को एक साधन बनाए रखा। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने मतलब पाकिस्तान को नहीं समझाया कि वो ऐसा ना करे, बल्कि उन्होंने इस मुद्दे को एक साधन बनाए रखा। नेहरू ने भारतीय गणतंत्र को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाकर राष्ट्रमंडल के साथ घनिष्ठ मैत्री संबंधों को बनाए रखा, लेकिन ब्रिटेन की कश्मीर संकट को हल करने में दिलचस्पी नहीं थी। जम्मू कश्मीर के विवाद को सुलझाने में जो अन्य शक्ति भारत की मदद कर रह सकती थी वह थी अमेरिका। लेकिन 1949 में इस देश में किए जाने वाले प्रथम दौरे में नेहरू ने तत्कालीन विदेश मंत्री डीन एक्सन को निराश किया। डीन एक्सन ने अपने संस्मरणों में बताया, अंततः मैंने पंडित नेहरू से आग्रह किया कि कश्मीर समस्या के व्यवहारिक हल के लिए खुलकर बातचीत करके मेरी मदद करें, लेकिन मुझे जनता को दिए जाने वाले भाषण और उसमें जो नेहरू थे अपने विपक्ष के प्रति रोष एवं अत्यधिक नापसंदगी की भावना की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। मुझे विश्वास हो गया कि नेहरू मेरे बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं होंगे। एक्सन के जो उत्तरवर्ती थे जॉन फोस्टर डलस भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं थे। जब तक डलस पैक्टोमेनिया के प्रभाव में थे तो सैनिक गठनों को बढ़ावा दे रहे थे और वह भी चाहते थे कि अमेरिका द्वारा प्रोत्साहित सैनिक संगठन में भारत भी सहभागी हो। यह तो स्पष्ट ही था कि नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति इसके विरुद्ध थी। अतः डलस ने कहा कि गुटनिरपेक्षता अनैतिक है, क्योंकि नास्तिक साम्यवाद के विरुद्ध यह दृढ़ निर्णय लेने में असफल रहा। इन परिस्थितियों में सोवियत संघ भारत के बचाव में आगे आया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जो दशा हुई उसके फलस्वरूप सोवियत संघ को गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के साथ मित्रता करने का अवसर दिखाई दिया। अमेरिका अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति से प्रभावित था। उस प्रारंभिक अवस्था में अमेरिका ब्रिटेन की पूर्व उपनिवेशों से संबंधित मुद्दों पर उसके साथ था। इस प्रकार जब अमेरिका और इंग्लैंड जैसे पश्चिमी शक्तियों ने कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान के पक्ष में मत देना प्रारंभ किया, तब सोवियत संघ ने शीत युद्ध की राजनीति से भारतीय हितों की रक्षा करने के लिए अपने निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग किया। गुटनिरपेक्षता में झुकाव। तो पश्चिम शक्तियों द्वारा भारत को अपमानित करने के प्रयासों से छुटकारा पाने में सोवियत संघ ने भारत की मदद की। जैसे कि आप जानते ही हैं कि नेहरू जी ने मतलब काफ़ी प्रयास किए, लेकिन जो उस समय अमेरिका में सरकार थी वो चाहे वो डलस हो चाहे उससे पहले वाले जो थे, उन्होंने मतलब कि नेहरू का साथ नहीं दिया और वो मतलब जो अपनी वोट थे वो पाकिस्तान के हक में देने लगे। तो इसी चीज़ से छुटकारा पाने में मतलब जो सोवियत संघ थे वो भारत की मदद के रूप में आगे आए। कोई भी अपने उस मित्र की निंदा नहीं करता जो उसके बचाव में आता है। लोगों के व्यक्तिगत मामलों में तो यह मानक लागू होता ही है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी यह मानक लागू होता है। हंगरी में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप पर 1996 में सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान इस सिद्धांत का परीक्षण हुआ। यह हंगरी में सोवियत शासकों के विरुद्ध विद्रोह उठ रहा था, जहां के लोग लोकतंत्र के पक्ष में थे। सोवियत संघ ने वहां की लोकतंत्र समर्थक सरकार को हटाकर कम्युनिस्ट समर्थक सरकार लाने के लिए इस देश में सैनिक हस्तक्षेप किया। सोवियत सैनिक हस्तक्षेप का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के समक्ष आया। महासभा में हंगरी संकट पर चर्चा की गई। 5 शक्तियों का प्रस्ताव था जिसमें सोवियत संघ को अपने सैनिकों पर बल को हंगरी से हटाने के लिए कहा गया। जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे जैसे मतलब सोवियत संघ ने हंगरी के ऊपर मतलब अपनी सेना भेजी और वहाँ के जो लोकतंत्र के लोग थे, यानी कि लोकतंत्र सरकार थी, उसको हटाने के लिए अपने सैनिक वहाँ पर भेजे।
फिर जो भारत था वो सैनिक हस्तक्षेप का समर्थन कर रहा था या नहीं कर रहा था। भारत ने जिन परिस्थितियों और व्यवस्थाओं में इस प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया, उसका खंडन करने के बजाय नेहरू ने अपना स्पष्टीकरण दिया। उसके पक्ष का मुख्य आधार प्रस्ताव में मांग जो नेहरू जी ने मांग की कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण में हंगरी में चुनाव कराए जाने चाहिए। मतलब ये नेहरू जी की मांग थी। ऐसी ही मांग कश्मीर में चुनाव कराने के लिए भी की जा सकती थी। लेकिन सत्य यह है कि भारत ने सैनिक हस्तक्षेप का विरोध तो किया, लेकिन उन्हें विश्व की राय नहीं मिल पाई। थॉमस ए बैली ने अपनी पुस्तक ए डिप्लोमेटिक हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन पीपुल में कहा है कि भारत जैसे तटस्थ राज्य सोवियतों की क्रूरता के विरुद्ध असहमति व्यक्त करने के लिए आगे नहीं आए। फिर बात करते हैं भारत चीन की जो सीमा युद्ध था उसके बारे में। तो भारत विदेशी नीति में अगले प्रमुख संकट के दौरान अक्टूबर 1962 में चीन हमले की पृष्ठभूमि में गुटनिरपेक्षता की शक्तियों एवं कमजोरियां भी सामने आई। चीन के साथ शांति एवं भारत की मित्रता भारतीय विदेश नीति की आधारशिला थी। इस नीति को प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने मित्र और तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन की सहायता से निर्मित एवं निष्पादित किया। वास्तविकता यह है कि इन दोनों व्यक्तियों ने कभी भी नहीं सोचा था कि कम्युनिस्ट देश चीन उनके लिए खतरा हो सकता है। मतलब उस समय जो कृष्ण मेनन थे वो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, और जो नेहरू जी थे मतलब उस हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि जो कम्युनिस्ट देश चीन है उनके लिए खतरा हो सकता है कभी। लेकिन भारत की सुरक्षा को लेकर दोनों व्यक्तियों का ध्यान मुख्य रूप से पाकिस्तान पर, जैसे कि आपको पता ही है कि भारत जो अपना ध्यान था वो पाकिस्तान पर लगा कर रखा था कि वो कोई हमला ना करे। लेकिन उनकी सोच के खिलाफ मतलब उनकी सोच के विरुद्ध ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की बजाय चाइना ने आक्रमण कर दिया। नेहरू ने सैनिक बल के प्रयोग की बजाय राजनीतिक वार्ताओं के द्वारा राज्य क्षेत्रीय संकट का समाधान करने के बारे में सोचा। उन्होंने कभी भी यह नहीं माना था कि सैनिक शक्ति से देशों के बीच राजनीतिक निपटारों के लिए बातचीत करने की क्षमता को बढ़ावा मिलता है। इसी आधार पर 1947 से 1948 में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के छद्म युद्ध में भारतीय सेना ने कश्मीर से आक्रमणकारी पाकिस्तानी सेना को वास्तविक रूप से मतलब आप देखोगे कि तो जो 1947 और 48 में युद्ध चल रहा था उसमें जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी जो लोग थे उनको भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था और वहाँ से भगा दिया था। किंतु नेहरू सैनिक शक्ति द्वारा देशों के राजनीतिक निपटारों के लिए बातचीत न होने संबंधी इसी सोच के आधार पर इस छद्म युद्ध की अनुक्रिया में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं चीन के तिब्बती क्षेत्र के साथ व्यापार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करके तिब्बत पर चीन के अधि राज्यत्व को स्वीकार करके 1954 में तिब्बत पर चीन के दावे को मान लिया। मतलब ये भारत ने 1954 में मान लिया था कि जो तिब्बत है उस पर चीन का दावा है। भारत ने चीन से किसी भी प्रकार के आपसी रियायतों को प्राप्त किए बिना तिब्बत में अपने अधिकार और विशेष अधिकारों को छोड़ दिया। उन्होंने जो तिब्बत के ऊपर उनका विशेष अधिकार था उसको उन्होंने छोड़ दिया था। तिब्बत से भारतीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करके इस दिशा में पहला कदम चीन द्वारा उठाया गया। तिब्बत चीन के भूभाग का अभिन्न हिस्सा है। चीन की इस घोषणा के साथ चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में छापे मारने कर दिए। भारत चीन मैत्री की नीति को जारी रखते हुए भारत ने 23 मार्च 1951 में चीन तिब्बत समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण तिब्बत के भाग्य पर स्थायी रूप से मोहर लग गई। तभी से चीन की सैनिक टुकड़ियां भारत, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उससे जुड़े भागों में तैनात है, जबकि भारत ने दक्षिण सीमाओं में शताब्दी से तैनात अपनी सेना, डाक, वाणिज्य, टेलीफोन और तार सेवा व उपकरणों को वहां से हटा लिया। चीन को शांत करने के लिए नेहरू ने 1954 में चाउ एन लाई के साथ पंचशील इनके 5 सिद्धांत समझौता किया, जो प्रादेशिक अखंडता, प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अनाक्रमण और समांतर शांतिपूर्ण सहस्त्र के सिद्धांतों पर आधारित था। लेकिन आपको पता है कि चीन इन सब चीज़ों से बाज नहीं आने वाला था, और चीन की जो सैनिक कार्रवाइयों के बावजूद नेहरू ने 1957 में संसद को बताया कि भारत का चीन या सोवियत संघ के साथ किसी प्रकार का सैनिक द्वंद्व होने का बिल्कुल अंदेशा नहीं है। भारत की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि उस पर आक्रमण करना आसान नहीं होगा। लेकिन 2 वर्षों के भीतर ही 1959 में चीनी सेनाओं ने तिब्बत को हथिया लिया।
और चीनी आक्रमण से बचने के लिए दलाई लामा को अत्यधिक खतरनाक और अत्यधिक जोखिमपूर्ण यात्रा करनी पड़ी, जैसे कि बताया कि फिर जो दलाई लामा थे बौद्ध धर्म को मानने वाले, वो वहाँ से उसको बहुत खतरनाक यात्रा करनी पड़ी थी, क्योंकि उसको वहाँ से खदेड़ दिया गया था। चीनी जो सेना थी उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया था तिब्बत में। तो 3 वर्षों के बाद अक्टूबर 1962 में चीन ने भारतीय सेनाओं को परास्त करके सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमा चौकियाँ कब्जा लिया और भारत की सीमा मार्च से बंदियों को विनिष्ट कर दिया। और अमेरिका के राजदूत जॉन कैनेथ जो उस समय हुआ करते थे, उसने एम्बेसडर्स जनरल में चीन के आक्रमण का विरोध करते हुए भारत की निसहायता का इन शब्दों में वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो भारत है उसकी वायुसेना बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं थी। चीन के हवाई मैदानों से गंगा मैदानों शहरों तक पहुंचना आसान है। ऐसी कोई भी अवसर नहीं है कि भारत चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। तिब्बत में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा तकनीकी अवसर नहीं है जिससे नेहरू द्वारा मांगी गई सुरक्षा को तत्काल मंजूर किया जा सके। नेहरू भारत के राष्ट्रीय हित के बचाव में गुटनिरपेक्षता में लचीले हो सकते थे। वे अमेरिका की मदद न लेते, जो उस समय चीन विरोधी था, जो फिर भी अक्टूबर 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद भारत की थोड़ी सी मदद करने के लिए आगे आया। भारत ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के युद्ध में सोवियत संघ की राजनयिक और राजनीतिक सहायता भले ही ली, लेकिन यह मदद भारत को बिना मांगे मिली थी। जैसे कि आपको पता है कि भारत ने कभी मदद नहीं मांगी, लेकिन ये सोवियत संघ से उसे मदद बिना मांगे मिली थी। यदि भारत ने तिब्बत संकट के दौरान 1954 में अमेरिका से मदद मांगी होती तो अक्टूबर 1962 में चीनी चुनौतियों का सामना करने में अमेरिका की मदद ज़्यादा प्रभावशाली और बड़ी हो। अगर उस समय 1954 में जब तिब्बत पर चीनियों ने कब्जा किया था, अगर उस समय 1954 में अमेरिका से मदद मांग लेते तो अक्टूबर 1962 में जो चीनी चुनौतियों का सामना भारतीय सेना को करना पड़ा, भारत को करना पड़ा, वो मतलब कम हो सकता था। फिर हम बात करते हैं इससे गुटनिरपेक्षता को एक ही छवि मिलती है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि गुटनिरपेक्षता ने एक देश को दूसरे देश की तब सहायता लेनी दी जाए तब जब उसकी सुरक्षा खतरे में थी, लेनी थी मतलब उस समय, लेकिन उस समय नहीं ली, बजाय इसके कि भारत सदैव एक ही महाशक्ति अर्थात सोवियत संघ की ओर प्रवृत्त होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं भारत का मैत्री द्वारा बचाव के सिद्धांत, यानी कि चीन के समक्ष जो नेहरू का मैत्री के द्वारा जो बचाव का सिद्धांत था वो चीन के सामने असफल रहा। सभी भारतीयों को नेहरू की विदेश नीति असफलता से बड़ी हैरानी थी। नेहरू का स्वयं का भ्रम दूर हो गया। उसकी रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देने को विवश किया गया। मतलब जो उस समय उसके रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन थे उसको विवश किया गया कि वो कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र थे। जे बंदोपाध्याय ने मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में लिखा है, नेहरू की भारत चीन संबंधों की व्यक्त रूप से आदर्शवादी व्याख्या थी, जो संभवतः सामरिक योजना के अभाव के लिए उत्तरदायी थी। नेहरू के बाद की विदेश नीति की अगर हम बात करें, यानी कि 1960 के दशक में एक मुख्य प्रश्न पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। वह प्रश्न था नेहरू के बाद कौन, यानी कि नेहरू का 1964 में देहांत हुआ, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। जैसे कि आप जानते हैं शास्त्री का कार्यकाल कम ही रहा, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह अयूब खां के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद जनवरी 1966 में ताशकंद में ही शास्त्री जी की जो मृत्यु थी वो हो गई थी। फिर उसके बाद भारत की जो विदेशी नीति थी उसमें शास्त्री को उनके द्वारा लाए गए प्रमुख परिवर्तन के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय अपने रुख को मोड़कर भारत के नज़दीकी पड़ोसी देशों की घटनाओं की दिशा में ज़्यादा ध्यान दिया है। और नेहरू के व्यक्तिगत ने ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रमुख भूमिका निभाने के संबंध में सोचने के लिए प्रेरित किया। नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के लिए एक बड़ी भूमिका तत्कालीन संसाधन जिसमें अनुमति देते हैं उससे बहुत बड़ी को अनुभव किया। उन्होंने 1955 में बांडुंग यानी इंडोनेशिया सम्मेलन में एक प्रमुख भूमिका अदा की। नेहरू ही नव स्वतंत्रता प्राप्त कम्युनिस्ट चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई से परिचित कराने के लिए उत्तरदायी थे। वह राष्ट्रवादी के स्थान पर कम्युनिस्ट चीन को संयुक्त राष्ट्र में विधि सम्मत सदस्य के रूप में बैठाने में सबसे आगे थे, जो अक्टूबर 1949 में मेनलैंड चीन में कम्युनिस्ट द्वारा सत्ता छीन लिए जाने के बाद ताइवान चले गए थे। नेहरू की तुलना में शास्त्री ने भारत के नज़दीक की पड़ोसी देशों की ओर ध्यान दिया और इसके पीछे उसका लक्ष्य दक्षिण एशिया के भीतर संबंधों को सुधारना, शांति करना। हालांकि उनकी प्रधानमंत्री के रूप में कमजोरी
पाकिस्तान से हुए विरोधों, द्वंद्वों और पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्धों को देखा गया। सर्वप्रथम भारत प्रदेश के दावे के लिए कच्छ के रण में विवाद पैदा हुआ। इस विवाद पर परस्पर सहमति द्वारा विभाजन अर्थात मध्यस्थता के लिए कहा गया। उसके बाद बात करते हैं हम कच्छ का रण, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और गुजरात के बीच एक दलदली भूमि है और पाकिस्तान के अनुसार यह क्षेत्र एक झील थी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार झील के बीच एक सीमा होनी चाहिए। दूसरी ओर भारत का दावा था कि एक दलदली भूमि है और सिंध और भारत के बीच सीमाएं भली भांति अंकित की गई है, लेकिन पाकिस्तान इस क्षेत्र में 1956 से घुसपैठ कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। उसने दावा ठोक दिया था कि जो कच्छ का रण है, यानी कि जो एक दलदली भूमि है, यह पहले एक झील हुआ करती थी और झील के बीच में एक सीमा होनी चाहिए और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार है, और इसी प्रकार से उन्होंने 1956 से घुसपैठ करनी शुरू कर दी थी। इस क्षेत्र को लेकर 1965 में इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ा। इसी क्षेत्र कच्छ का रण का जो युद्ध का मामला है वो 1956 से इन्होंने घुसपैठ की और इस क्षेत्र को 1965 में उन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन के हस्तक्षेप से इस समझौते पर पहुंचे कि यदि दोनों दल किसी समझौते तक नहीं पहुंचते तो विवाद को विवाचक मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। हालांकि दोनों देश किसी भी हल पर सहमत नहीं हो सके और विवाचकों ने पाकिस्तान को उसके मूल दावे का 10वां हिस्सा यानी कि 900 वर्ग किलोमीटर दे दिया। भारत के प्रति उसके कमजोर होने का दृष्टिकोण जारी रहा। इसी बीच चीन अक्टूबर 1964 में परमाणु बम विस्फोट कर चुका था और भारत ने इसके प्रति तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं की। 1964 में कैरो में हुए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में चीन को परमाणु विस्फोट रोकने का आग्रह करने के लिए प्रतिनिधिमंडल बीजिंग भेजा था। चीन के प्राधिकारियों ने इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत तक करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री शास्त्री के समक्ष जो अन्य मुख्य संकट आया वह 1965 में भारत पाक युद्ध। इस युद्ध की कार्यप्रणाली 1947-48 में प्रथम युद्ध जैसी ही थी। भारत की कमजोरी तथा भारत के विरुद्ध कश्मीरियों के बढ़ते हुए विद्रोह की आशा दोनों ने आयूब खान को भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। इस युद्ध में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के कुछ भूभागों पर कब्जा करने में सफल रहा, जबकि भारतीयों ने दूसरी सीमा लाहौर की ओर बढ़ने के लक्ष्य को चुना। जैसे कि आपको पता है कि उस समय जो अमेरिका था वो वियतनाम के साथ अपने युद्ध में व्यस्त था, इसलिए जॉनसन प्रशासन दोनों देशों के विरुद्ध हथियार पर निषेध लागू करने के अलावा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों देश युद्ध में कथित रूप से अमेरिकी हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। हालांकि सोवियत संघ इस संकट के समाधान के लिए अच्छे से प्रयास करने का इच्छुक था। 1962 के चीन भारत सीमा युद्ध पर तटस्थ रहने का निर्णय लेकर वह भारत के नज़दीक आ चुका था, लेकिन रूसी नेता चाहते थे कि भारत पाक युद्ध में उन्हें तटस्थ के रूप में देखा जाए, क्योंकि रूसी नेता पाकिस्तान के साथ मैत्री स्थापित करना या कम से कम उन्हें अमेरिकी से दूर करना चाहते थे। फिर हम बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल की। जैसे कि आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। पंडित नेहरू के बाद देश की प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती गांधी का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। 1970 के चुनाव के बाद श्रीमती गांधी ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर पाई। चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखो, उसके कार्यकाल में प्रमुख विदेशी नीति संबंधी घटना बांग्लादेश युद्ध था। 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ा गया था और भारतीय इतिहास में इस प्रमुख घटना को समझने के लिए संकट की पृष्ठभूमि का सार जानना अनिवार्य है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में हुए एकमात्र लोकतांत्रिक चुनाव में जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी कि पीपीपी पश्चिम पाकिस्तान में बहुमत 144 में से 88 से जीती, जबकि अवामी लीग ने 167 सीटें जीतकर पूरी पाकिस्तान में स्पष्ट बहुमत जीता। यानी कि 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पार्टी थी वो 88 सीटें जीत करके बहुमत में आ गई और 167 सीटें जीतकर पूरी पाकिस्तान में
जो अवामी लीग थी उसने स्पष्ट बहुमत जीता। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह याह्या खां को अवामी लीग के नेता शेख मुजीब बुरहान को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन चालाक भुट्टो नहीं चाहते थे कि कोई बंगाली पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। याह्या खां भी बांग्लादेशी के हाथ में सत्ता देने के इच्छुक नहीं थे। सत्ता हस्तांतरित करने की बजाय याह्या खान ने सैनिक शासन लगाकर लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खां को गवर्नर नियुक्त कर दिया और मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में इस आंदोलन को कुचलने के लिए सेना भेज दी। अवामी पार्टी के लोकप्रिय नेता मुजीब बुरहान को गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया और इससे सैनिक तानाशाही को समाप्त करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान की क्रुद्ध जनता सड़कों पर उतर आई। सेना ने विश्व के इतिहास में मानव अधिकारों का सबसे खराब उल्लंघन किया। पूर्वी पाकिस्तान में अवामी दल के बुद्धिजीवियों और समर्थकों का जनसंहार किया गया। महिलाओं के बलात्कार हुए, हिंदुओं का व्यवस्थित जाति संहार किया गया। यह युद्ध केवल घृणा का युद्ध था। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं की दुकानों पर धावा बोलने और उन्हें नष्ट करने के लिए हिंदुओं की दुकानों पर पीले रंग से बड़ा बड़ा HS पेंट कर दिया। परिणाम स्वरूप 1,20,12,00,000 बांग्लादेशी मुसलमान और हिंदू शरणार्थी के रूप में पश्चिम बंगाल में आ गए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को भोजन आदि देना भारत पर एक आर्थिक दबाव था और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखना भी एक समस्या बन गई थी। राजनीति के खेल में निपुण श्रीमती गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में हुई मानव त्रासदी के बारे में नेताओं को सूचित करने के लिए पश्चिम देशों का दौरा किया। उस समय अमेरिका गुप्त रूप से चीन के साथ संबंध स्थापित करने के लिए राह बनाने में व्यस्त था, जिसमें पाकिस्तान के मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे समय श्रीमती गांधी सेना को सैनिक हस्तक्षेप के लिए तैयार रहने को कह चुकी थी। सेना चाहती थी कि हस्तक्षेप शीत युद्ध में हो, क्योंकि हिमालय की घाटियों पर बर्फ गिर जाएगी और पाकिस्तान का मित्र देश चीन इस संकट में सैनिक रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। इसी तरह से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। और 3 दिसंबर 1970 में भारत पर आक्रमण कर दिया पाकिस्तान ने और व्यापक रूप से हस्तक्षेप किया। युद्ध का परिणाम यह रहा कि पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद पक्ष में समाप्त हुआ और एक आज़ाद देश के रूप में बांग्लादेश का आविर्भाव हुआ। भारतीय सेना उस समय पराकाष्ठा पर थी जब उन्होंने 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के समर्पण को स्वीकार किया। पाकिस्तान के मित्र देश विशेष रूप से अमेरिका युद्ध में भारतीय विजय से परेशान हो गए, क्योंकि भारत की विजय उन्होंने सोवियत संघ की विजय के रूप में देखा। जैसा कि आप जानते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं भारत सोवियत शांति और मैत्री संधि संबंध 1971। तो ये आप पढ़ सकते हैं। बांग्लादेश युद्ध से पूर्व की बातें हैं, इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद शिमला समझौता 1972 में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ये आप पढ़ के जाइएगा ताकि आपको एग्जाम में मतलब लिखने में आसानी हो। और ये सब मतलब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, ये कहानी की तरह आप इनको पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 1974 का परमाणु परीक्षण, जो श्रीमती गांधी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था और उसे मतलब प्रमुख शक्ति की राह पर ले जाने के लिए इंदिरा गांधी का जो दृढ़ निश्चय है उसको याद रखिएगा। और जो पंडित नेहरू का दृष्टिकोण आदर्शवादी था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी काफ़ी हद तक यथार्थवादी थी। नेहरू ने 1954 में लोकसभा में कहा था, यदि आप भविष्य में झांके और युद्ध आदि जैसा कुछ गलत नहीं होता तो विश्व में भारत का स्थान निश्चित रूप से चौथा अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद होगा। लेकिन श्रीमती गांधी ने आदर्शवाद को मूर्त रूप प्रदान किया। उनके ऐसे कार्यों में एक कार्य था 1974 पोखरण में परमाणु परीक्षण करवाना। अक्टूबर में 1964 में जब चीन ने परमाणु परीक्षण किए थे, तब भारत सरकार पर परमाणु परीक्षण कराए जाने का घरेलू दबाव था और लाल बहादुर शास्त्री इस मांग के प्रति मौन थे। लेकिन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने 1966 में लोकसभा में कहा कि थोड़े ही समय में भारत में परमाणु क्षमता को अर्जित करने की क्षमता है। स्पष्ट 1964 के उत्तरार्ध में प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री ने बम डिजाइन पर काम करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग को अधिकार दे दिया था। इसी तरह से 1971 में बांग्लादेश युद्ध वगैरह सभी आप कहानी की तरह पढ़ सकते हो। फिर श्रीमती गांधी का दूसरे कार्यकाल, जैसे कि आपको पता है 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई और वो जब गिर गई तो 1980 में फिर से दोबारा इंदिरा जी की सरकार आई। और ये आप पढ़िए इंदिरा जी का दूसरा कार्यकाल कैसा रहा। और राजीव गांधी और श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से नरसिंह राव 1991 से 1996 5 साल की अवधि में जो नीतियाँ बनी
और उसके बाद भारत अमेरिका संबंध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक रूप से कमज़ोर सरकार में हमेशा विदेशी दबाव में आने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे क्या पता है, जो कोई देश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है तो उसे कर्ज लेना पड़ता है, फिर उसको पता नहीं कितनी संधियों कितनी ट्रीटी पे साइन करना पड़ता है, किन किन बातों को मानना पड़ता है, फिर उसको जो संप्रभुता है वो मतलब एक तरह से गिरवी रखनी पड़ती है। विदेश नीति विकास और एनडीए सरकार, तो 1998 में आपको पता ही है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए थे, और जिसमें मतलब 12 जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उसने मतलब 12 राजनीतिक दलों से गठबंधन किया था, ये हम ऊपर ही आपको बता चुके हैं। उसके बाद जो नेशनल डेमोक्रेटिक एलियन जो थे मतलब एनडीए, परमाणु हथियार की बात करें तो जो इसमें हमने ऑलरेडी 5वीं मिनट में आपको बता दिया है कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण के अंदर। फिर संबंध सुधारने के प्रयास, और 1999 में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के संबंध सुधारने का निश्चय किया। इस दिशा में उनका पहला कदम था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने के लिए लाहौर तक की बस यात्रा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसका सारांश है, सारांश आप देख सकते हैं और इसको आप रीड कर सकते हैं। सारांश में आपको सभी चीज़ें मतलब दोबारा से रिवाइंड हो जाएगी। अब हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं कि भारत की विदेश नीति में नेहरू के योगदान की चर्चा कीजिए कि नेहरू का किस तरह से योगदान रहा है। फिर भारत में लाल बहादुर शास्त्री की दृष्टिगत कमजोरी का शोषण करने का प्रयास कैसे किया गया और इसका क्या परिणाम रहा। जैसे कि आपको पता ही है कि 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री थे तो कैसे मतलब पाकिस्तान ने जो प्रयास वो कर रहा था 1956 से घुसपैठ का, कच्छ का रण का युद्ध आप समझ ही सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया कि कच्छ के रण पर कैसे उसने दावा ठोका कि क्या मतलब ये एक झील थी, दलदली भूमि है, उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से हमारा जो है हिस्सा है, ऐसे करके मतलब एक सीमा के रूप में उन्होंने बोला कि हमारी मतलब इस पर हमारा हिस्सा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते 1965 में उनके बीच युद्ध चला और जो या इसी तरह से मतलब ये लाल बहादुर शास्त्री को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठोस उदाहरणों से यह कथन की पुष्टि कीजिए कि भारत को प्रमुख शक्ति बनाने की नींव इंदिरा गांधी ने रखी थी। जैसे कि आपको पता है कि जो नेहरू जी थे वो आदर्शवादी थे और जो इंदिरा जी थी वो यथार्थवादी में विश्वास रखती थी। उसका मानना था कि भारत के पास परमाणु क्षमता होनी चाहिए और जो नेहरू जी थे वो मानते थे कि अगर भारत में इसी तरह से चलता रहा और आने वाले समय में अगर कोई युद्ध नहीं हुआ तो भारत का जो स्थान था मतलब वो अपने प्रोस्पेक्टिव में देखते थे कि भारत का जो स्थान रहेगा वो चौथा रहेगा। लेकिन ये सब उनकी सोच थी, वो सोचते थे कि भारत जो है वो अमेरिका, फिर सोवियत संघ, फिर चाइना और फिर जो चौथा स्थान है वो भारत का होगा। लेकिन इंदिरा जी चाहती थी कि हमें मतलब अपने भारत के जो हित है उसके बारे में सोचना चाहिए और इसी तरह से इंदिरा जी ने मतलब जो परमाणु परीक्षण 1971 में मतलब अपने कार्यकाल में करवाए थे।
तो उसके बाद हम बात करते हैं राजीव गांधी की विदेश मामलों में उपलब्धियों और विफलताओं का परीक्षण कीजिए। यानी कि राजीव गांधी की विदेश मामलों में उपलब्धियां और विफलताओं का परीक्षण कैसे करें हम, तो आप जैसे कि आपको पता ही है कि जो राजीव गांधी जी थे वो इंदिरा जी की मृत्यु के बाद सत्ता में आए, और राजीव गांधी वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि वेस्टर्न कल्चर जो है उसके द्वारा ही सरकार को चलाया जाए। उसका मानना था कि जो उसकी संसद है उसमें सभी यंगस्टर हो, और वो उसका जो झुकाव था वो वेस्टर्न कंट्री की तरफ ज़्यादा, यानी अमेरिका की तरफ थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन जो अमेरिका से हमारे संबंध रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत की विदेश नीति की प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। यानी कि जो 21वीं सदी है यानी कि चल रही है अभी, उसके जो प्रारंभिक वर्ष थे उसमें विदेशी नीति की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो ये सब हमने आपको बता दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि 21वीं सदी अभी चल ही रही है हमारी, और राजीव गांधी की विदेशी, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। आप इसको पढ़िए और समझिए। तो इसमें आप मतलब पूरी यूनिट को भी कवर कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि इंदिरा और जो नेहरू जी थे उनकी जो सोच थी वो कैसे अलग अलग थी। एक आदर्शवादी एक यथार्थवादी है, वो कैसे मतलब वो भारत को आगे ले जाना चाहते थे, कैसे वो भारत को सोचते थे। फिर राजीव गांधी की विदेशी मामलों में उपलब्धि और विफलताओं का परीक्षण कीजिए। जैसे श्रीलंका का जो था उसके अंदर मतलब राजीव गांधी के नीति वगैरह वो सब चीज़ पढ़ सकते हो। और बांग्लादेश का जो आपको पता ही है कि बांग्लादेश ने कैसे मतलब 1971 में आज़ाद हुआ, कैसे 90,000 सैनिकों को मतलब हमने कैदी बनाया, फिर उनको वहाँ से भेजा। फिर बांग्लादेश से जो लोग आए यानी कि 1,20,00,000 के आसपास जो लोग आए थे वहाँ से, मानव त्रासदी जो हुई थी, उनको कैसे भारत सरकार ने खाना खिलाया। और इसी प्रकार से जो भारत के आर्थिक बोझ जो भारत पे बोझ था वो बढ़ा। इसी तरह से जो हमारी ये यूनिट है यानी कि यूनिट नंबर 6 वो कंप्लीट होती है। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट यूनिट की नेक्स्ट डे। सो थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।